अपने रिजवान साहब की खांसी इतनी फेमस है कि मेरे 2-3 गानों में भी रिकॉर्ड हुई है। गाना आप नसर में गाए? जी नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा। मैं तो आज भाई मुझे काजी भाई ने कहा है कि आज जरूर आना, तो मैं आ गया। अच्छा, वो खुद ही नहीं आए तो मैं क्या करूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। काजी भाई का मैसेज आया हुआ है कि वो 12:30 बजे। 12:30 तो बज गए भाई। अच्छा, इस मजमून का एक मजमून मैं लिखना चाह रही थी, उर्दू शायरी और प्लेन ट्रेन एंड ऑटोमोबाइल्स की। उर्दू शायरी में तैयारे, रेलगाड़ी और गाड़ियों का क्या जिक्र हुआ है, तो मेरा ख्याल से दिलचस्प तहकीक होगी और शायद पहले किसी ने ना की हो, लेकिन तैयारों और गाड़ियों पर मुझे कुछ ज़्यादा मवाद मिला नहीं। मेरा ख्याल है हसीन भाई ने अपने किसी तैयारे के बारे में किसी शेर का जिक्र किया था, इसमें आपने तैयारी का जिक्र किया था राइट, कि मैंने सोचा था आपसे वो शेर लूँगी। हालांकि रेलगाड़ियों के मुकाबले में शायद तैयारे और गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये भी ज़रा आमद रखते हैं, लेकिन इनमें रेलगाड़ी वाली रोमानियत नहीं है, इसलिए मिनी बस, टैक्सी, रिक्शा का उर्दू गज़ल में कोई मकाम नहीं है और वो जगह नहीं पा सके और किसी चीज़ का इस्तारा भी ना बन सके। तैयारे पे अलबत्ता जॉन एलिया कुछ सतूर लिख गए हैं और खूब लिख गए हैं। हार जा ए निगाह नाकारा, गुम उफ़क़ में हुआ वो तैयारा, आप वो महमिले फ़ज़ा परवाज़, चाँद को ले गया है तैयार। तो ये उन्होंने तैयारे के बारे में, अमेरिकन एयरलाइंस सुनी हो सकते है, ये कोई अच्छा वाला तैयारा होगा। तो लोग कहते हैं कि कभी रेल इस्तारा हुआ करता था सफ़र का, कभी ना ख़त्म होने वाले सफ़र का। बैठते ही दोस्ती या इश्क हो जाया करता था, मंजिल पे पहुँचते ही ख़त्म हो जाता था। अब ना रेल का वो रोमांस रहा, ना वो इस्तारे का इस्तेमाल। हमने पाकिस्तान में रेल का सफ़र बहुत दफ़ा किया है, हमें तो इसमें उस वक्त भी कभी कोई रोमांस नज़र नहीं आया। काफ़ी अंग्रेज़ी वाला सफ़र हुआ करता था। हम सफ़र के तौर पे हमेशा बेजार माएँ और रोते हुए बच्चे ही मिले, दोस्ती कभी नहीं हुई। इश्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी ऐसा ड्राइव थ्रू इश्क जो मंजिल पे पहुँचते ही ख़त्म हो जाए। हम ऐसे लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्हें बैठते ही दोस्ती और इश्क हो जाता था। मेरा ख्याल है इसके लिए मुसाफिर का शायर होना ज़रूरी है। हमें तो बैठते ही भूख लगने लगती थी। हमने सफ़र को हमेशा मीन्स टू एन एंड समझा। हाँ, अलबत्ता फिल्मों में रेल में या तो कत्ल होते हैं या माशक़े। अगर किसी फिल्म में किसी मरकज़ी किरदार को रेल में सफ़र करता दिखाया जाए तो ये लाजिम है कि इन दोनों दिलखराश हादसों में से एक ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीरो रहीम यार खान या खानेवाल पर उतर कर सीधा सीधा घर चला जाए। फिल्मों में हीरोइनें भी खिड़की में फारिग बैठी होती हैं। गर्दो गुबार और हवा ने उनका एक बाल भी बीका नहीं किया होता। उनके डब्बे के साथ साथ जीप में कोई निडर हीरो पूरा गाना खत्म होने तक चलता रहता है। आम जिंदगी में रेल के डब्बे के साथ सिर्फ चाय वाले और उबले हुए अंडे बेचने वाले ख्वाजा फरोश दौड़ते हैं। जीप वाला हीरो तो कभी नजर नहीं आया। लेकिन तफन्नुन बरतरफ, ये दुरुस्त है कि रेल के मुतालिक उर्दू शायरी और अदब में बहुत इस्तारे मिलेंगे। रेल इस्तारा है मिलन का, जुदाई का, इत्तेफाकिया मुलाकात का, लंबे सफर का, जिंदगी का, आगे बढ़ने का, एडवेंचर का, एक डगर पे चलने का और जंजीर खींचकर सफर खत्म करने का। वाह। मैंने अपनी जिंदगी के 12-13 साल एक ऐसे घर में गुजारे हैं जो रेल की पटरियों के बहुत करीब। पटरियां अबूर किए बगैर वहां तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए मुस्तफा दैदी ने शायद ये लिखा था, इन्हीं पटरियों पर चलकर अगर आ सके तो आओ। रेल की सीटी से हमारी सुबह होती थी और रेल गुजरने की गड़गड़ाहट से हमारी आंख खुल जाती थी। हमारे लिए रेल की सीटी महज शोर थी जो पढ़ाई में मुखर होती। इबादत और नींद की यकसुई की उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शोराए कराम ने रेल की सीटी को हमेशा बिछड़ने का इस्तारा समझा। रेल की सीटी में बकौल परवीन बीबी के हिजर की तमहीद छुपी होती है। रेल की सीटी में कैसी हिजर की तमहीद थी, उसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाजा हुआ। क्या और मुनीर न्याजी लिखते हैं, सुबह काजिब की हवा में दर्द था इतना मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। वाह, क्या कहने। जाने किसको आस्तगी है, जाने किसको आना है, कोई रेल की सीटी सुनकर सोते से उठ जाता है। रेल की सीटी के बाद जिक्र करते हैं रेल की जंजीर का। हमें तो रेल की जंजीर का जिक्र आते ही 50 रुपए के जुर्माने का ख्याल आता है, लेकिन शुराए कराम उस जुर्माने से नहीं घबराते और हम वक्त तैयार रहते हैं कि रेल की जंजीर खींचकर कहीं उतर जाए। तो ये जंजीर इस्तारा है किसी भी रवानी को रोकने का। वो यादों का सैलाब हो सकता है
یا پہم رواں ہردم دواں زندگی کا سفر ہو سکتا ہے۔ شاعر کسی ایسی زنجیر کے متمنی رہتے ہیں جسے کھینچ کر وہ اس سفر کو وہیں ختم کر سکے۔ چلتی ہی جا رہی ہے یہ عمر رواں کی ریل، چلتی ہی جا رہی ہے یہ عمر رواں کی ریل، ہم کو یہیں اترنا ہے زنجیر کھینچیے۔ یادوں کی ریل اور کہیں جا رہی تھی پھر، زنجیر کھینچ کر ہی اترنا پڑا مجھے۔ پھر ریل کی پٹریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ریل کی پٹریاں استعارہ ہیں متوازی راستوں کا، جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں، کنارہ دوسرا دریا کا جیسے، وہ ساتھی ہے مگر محرم نہیں ہے۔ تو ریل کی پٹریوں کے بارے میں بھی شاعر لکھتے ہیں، ایک دندناتی ریل سی عمریں گزر گئیں، دو پٹریوں کے بیچ وہی فاصلے رہے۔ اور آخر میں ریل کے حوالے سے آخر نہیں ہے اور ریل کے حوالے سے یہ تکلیف دہ امر کہ شاعر نے ریل کو موت کے دے ہوئے کل آئینی درندے کے روپ میں بھی دیکھا ہے، اور اس میں انہیں واقعی بہت کشش نظر آئی ہے۔ کئی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ریل کے نیچے آ کر اپنی جان دی۔ اس میں آنس معین، سارا شگفتہ، شکیب جلالی اور سربت حسین کا نام آتے ہیں۔ شاعر ہوں مروں گا تو کسی ڈھب سے مروں گا، اے دوست کوئی ریل گزرتی ہے یہاں سے۔ عشق نے ریل کی پٹری پہ لٹایا جس کو، تھا جواں مرد بھی ایسا ویسا۔ خواب ابھی نوخیز تھے آئی نہ روکے، حوصلہ کوہ ہمالا سے تھا اونچا۔ آندھیوں کی زد میں تھے شعلے نمو کے، آج تنہائی کے آنکھوں میں ہیں آنسو، ریل کی پٹری پہ ہیں چھینٹے لہو کے۔ اور آخر میں ریل صنعتی ترقی کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ کئی شعراء نے مغرب میں بھی اینٹا انڈسٹریلزم شاعری کی ہے، اور اس کا ایک زمان میں بڑا رجحان تھا، خصوصاً جب صنعت و حرفت میں ترقی ہونا شروع کی۔ کیونکہ جب صنعت و حرفت میں ترقی ہوئی تو اس کی وجہ سے گاؤں اور دیہات اپنی اصل کھو بیٹھے۔ اس کی وجہ سے بہت سے ماؤں کے بچے بچھڑ گئے، کیونکہ وہ ریل نے ان کے لیے یہ ممکن کیا کہ وہ شہر آ سکیں اور اپنا روزگار تلاش کر سکیں۔ اور اسی صنعتی ترقی کی وجہ سے گاؤں کی جو اصل روح تھی اور اصل ان کی ثقافت تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ تو اس بارے میں مصطفیٰ زیدی نے لکھا، گاؤں جب شہر میں تبدیل ہوا کرتے ہیں، مفلسی دھات کے سکوں کو جنم دیتی ہے، زندگی موت کے چکلوں کو جنم دیتی ہے، روحیں تہذیب کے شولوں سے پگھل جاتی ہیں، کوپلیں ریل کے پہیوں میں کچل جاتی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور منورانہ لکھا، کسی کو گاؤں سے پردیس لے جائے گی پھر شاید، اڑاتی ریل گاڑی ڈھیر سارا پھر دھواں آئی۔ یہ وہی مشہور غزل ہے، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو یہ کچھ حوالے تھے جو ریل کے یہ کچھ حوالے تھے جو آپ کو اردو شاعری میں ریل کے حوالے سے ملتے ہیں۔ تو میں یہی پہ اپنا مضمون ختم کروں گی۔ مزید تحقیق جاری ہے کہ بس، منی بسوں اور رکشوں کے اور ٹرکوں کے بارے میں کچھ شاعری ملے۔ وہ 500 کا جو ہے نا فائن 50 اب وہ بڑھ کے 700 ہو گیا، 50 ڈالر بڑھ کے 700 ہو گیا۔ اور آپ نے وہ ذکر نہیں کیا کہ ریل جو ہے خودکشی کا ذریعہ بھی جی میں نے ذکر کیا۔ مگر آپ نے میتھ ٹیچر کے طور پہ پہل لائنس کا نہیں ذکر کیا۔ کالم لکھنا چاہیے۔ جی نہیں، کسی فیملی کے کسی شخص نے دیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا یار 700 ایسے ہی لگ گئے۔ میں بات کروں گا مسکراہٹ کی۔ یہ ایک اس میں آج مناظرہ، اس میں اپنی بات کرنا، اپنی نثر، کسی اور کی نثر نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو میں اپنی بات تو میرے ذہن میں نہیں تھی کہ اس میں نثر میں جو مناظرے کی مشاعرے کی طرف ہوتا ہے، مشاعرے میں اپنے شعر سناتے ہیں، تو نثر میں بھی اپنی نثر سنائیں گے، کسی اور کی نہیں۔ میرا خیال ہے جب سب اپنی سنا لیں تو پھر موقع دے دیں گے کہ اگر کوئی سنا لے۔ ہاں اس کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن مناظرہ پرپز یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی میں نے پڑھنے کے لیے منع ہے، اس کے علاوہ میں جو چاہے بات کر سکتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ دوں یا نہیں ایکسٹمپور آپ بولنا ہے بول لیجیے، لیکن آپ یہ کسی اور کی چیز مت پڑھیے۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جی تو آپ خود اپنی چلے ٹھیک ہے، مجھے خیال آ گیا۔ وہ یہ پرانی بات ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں،
तो मैं एक दफ़ा बाहर निकल रहा था सुबह अपने काम पर, तो मेरे वाइफ ने कहा कि ज़रा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा वापस, तो कुछ चीज़ें लेनी है। तो मैं आ गया, जल्दी ही आया, लेकिन वो जो चीज़ लेनी थी वो भूल गया। ये कहा था फला चीज़ लेके आइएगा, तो मेरी वाइफ ने कहा वो नहीं लाया, वो तो बहुत ज़रूरी थी, सौदा लेना था कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी मैं कपड़े चेंज करके मैं निकला कि मैं ले लेता हूँ। तो मैं वो पहले तो वो रबड़ की चप्पल होती है ना, उसको हवाई चप्पल कहते थे, तो वो मैं पहने हुए था। तो मैं थोड़े से आगे अपने घर के पहुँचा तो वो टूट गया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं इसको आगे भी जाना है। तो फिर ख्याल देखा मैंने, वहाँ एक मोची बैठा हुआ था, तो उसके पास मैं गया और उससे मैंने कहा कि भाई इसको ज़रा से सिलाई कर दो। तो मैंने कहा क्या कितने पैसे? कहा कि 1 रुपया। पुरानी बात है, मैंने कहा यार 1 रुपया तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर 3 रुपये की तो चप्पल ही आ जाती है। तो कह नहीं आओ हम लेगा, पठान आदमी तो ऐसे कर, ज़रा गुस्से में कहा। मैंने कहा यार इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, तो मुनासिब पैसा ले लो कर। नहीं ऐसे उठा के ना चप्पल में रख, उसे ऐसे करके इस तरीके से जैसे बिगड़ गई, समझ गए। तो फिर मेरे साथ मजबूरी थी, मैंने कहा यार ठीक चलो करो, जल्दी से करो। तो उसने चप्पल मेरे लेके ना ऐसे ऐसे लगाया, उसमें स्टिकर, आज़ान हुई फ़ौरन, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने उसको ऐसे छोड़ दिया, कहा कि अभी नहीं करेगा, हम नमाज़ पढ़ेगा फिर करेगा। मैंने कहा यार अभी अजान ख़त्म होगी तो 2 मिनट का तो काम है नहीं। बोले नहीं हम नहीं करेगा, अभी अजान है, तुम जाओ। अब मैं फंसा हुआ था, वो जा भी नहीं सकता था, मजबूरी में मैं 1 रुपया पे राजी हुआ था। तो मैं वहाँ रुक गया, वो उठ के अपने कुछ सब बंद करके वो सामने मस्जिद में गया, और मैं बैठा रहा। मैंने भी ख्याल में कि मैं बैठा हूँ, उससे बेहतर मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ असर के टाइम में। तो मैं खुद भी नमाज़ पढ़ने चला गया। तो नमाज़ पढ़ के मैं फिर जब निकला तो वो मुझसे पहले पहुँच चुका था, और आगे वो सिलाई कर रहा था, तो उसे सिलाई करके उसने दे दी। तो ये मैंने सोचा कि यार ये आदमी तल्ख ज़रूर है लेकिन ग्रेट इंसान है, बड़ा आदमी है ये। उसने 1 रुपया को अहमियत नहीं दी। 1 रुपया के लिए उसने फेंक ज़रूर दिया था मेरे चप्पल को, लेकिन उसने अहमियत नहीं दी। उसने अहमियत उस अल्लाह के नमाज को दी, अल्लाह की इबादत को दी। तो फिर मैं उससे बाद में उसी के काम वो ज़्यादा पैसे लेता था, लेकिन मैं उससे अक्सर अपने घर के जूते चप्पल सिलाने के लिए थोड़े दूर जाके ही करवाता था। तो ये बात मुझे आज भी याद है, और आपने इससे पढ़ने से रोका तो मुझे एकदम से ख्याल आ गया, तो मैंने सोचा चलो इसे ही शेयर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बात, शुक्रिया। ये किस सन की बात होगी? ये कोई 30 साल पहले की बात, 30-35 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम। हवाई चप्पल से एक वाक़या मुझे याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो साहिब सदर इजाज़त है तो मैं अपनी तकरीर से पहले वो ज़रा सुना दूँ। ये ज़ालिम अय्यूब खान के दौर की बात है। लाहौर में लियू शाओची जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, वो आ रहे थे। तो मैं अक्सर जाके उनकी परेड वगैरह देख लेता हूँ, उनको रिसीव जो होती थी। तो मुझे याद है कि मुझे जगह मिली जो गवर्नर हाउस है उसके जंगले के बाहर, मुझे जगह ली। हम लोग वहाँ खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो पुलिस वाले और जो थानेदार वगैरह फिर रहे थे वहाँ सफाई करने के लिए के। तो एक हवाई चप्पल किसी की टूट गई आगे से, तो उसने सड़क पे उछाल दी। अब वो उछाली तो जो पुलिस वाला था वो उठा के उसने वापस फेंक दी पीछे। आप यकीन करें 2 मिनट नहीं गुजरे 10-12 चप्पलें पुलिस वाले कर देंगे। हुआ क्या, वो पुलिस वाले
अरे ना उसको इतनी गर्मी हुई उसने लाठी चार्ज करा दिया। एक दो डंडे, एक आध डंडे हमें नहीं पड़े। मच गई। तो ये हवाई चप्पल का कारनामा बता। माशाल्लाह। आपको तो ख्याल बड़ा वो भी याद आया मुझे तो साहब। अच्छा, अब जो कुछ मैंने ये मुनासरे में लिखा है, इससे ये मेरे अपने तखय्युलात हैं, उनको मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था इसको लिखना, तो अब मौका मिला है। तो इस मेरी तहरीर का उन्वान है मेरी तख्लीक। असल में मैं सोचता हूँ कि हम इंसान की तख्लीक जो है क्यों हुई और कैसे हुई, अल्लाह को क्या पहले तो मखलूक मौजूद थी, इंसान को क्यों बनाया। तो ये मैं शुरू करता हूँ। हर आदमी के जहन में ये सवाल उठता है कि मैं क्यों तख्लीक किया गया। इस मामले में हर बशर की सोच अलग है। किसी का ख्याल है कि हम दुनिया में लुत्फ अंदोज़ी के लिए भेजे गए हैं, आखिरत कोई चीज़ नहीं। कोई कहता है आखिरत है, जन्नत दोज़ख भी है, लेकिन हमें दोज़ख में अगर डाला गया तो सिर्फ चंद दिनों के लिए। कोई कहता कि हम उसके उम्मती हैं जो हर एक की बख्शिश करा देंगे। यहाँ मुझे मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ रहा है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डिबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। वाकई इंसान ना होता तो दुनिया वजूद में नहीं आती। इस इंसान चाहे तो दुनिया को जन्नत बना सकता है, लेकिन ज़ाती हिसार में मुक़य्यद होने की वजह से ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। आज तक ये मालूम ना हो सका कि सबसे पहले कौन तख्लीक किया गया, फरिश्ता या जिन। ये सब जानते हैं कि इंसान सबसे आखिरी मखलूक है। इंसान की तख्लीक से पहले फरिश्ते और जिन्नात थे। बड़ा ही पुरसुकून माहौल था, सिवाय तस्बीह के और कोई काम ना था। अल्लाह शायद ये नहीं चाहता था कि मखलूक सिर्फ अल्लाह की तारीफ और तौसीफ में ही मसरूफ़ रहे। यहाँ अल्लामा इक़बाल का शेर हस्ब मौका है, अगर हंगामा हाय शौक से है ला मका खाली, खता किसकी है या रब ला मका तेरा है या मेरा। अगर तज्जिया किया जाए तो यही बात दिल को लगती है। यहाँ ये सवाल उठता है कि नूरी और नारी मखलूक जो एक दूसरे की ज़िद हैं, कैसे अमन व मान से रहती थी। हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया है कि इंसान की तख्लीक ने पूरे खुदाई निज़ाम को तहबाला कर डाला। लगता है नूरी और नारी मखलूक आलम बाला ही में क़याम पजीर होगी, जभी तो इब्लीस हमा वक्त इबादत में मसरूफ़ रहा। उसकी इबादत से अल्लाह इतना खुश हुआ कि उसे फरिश्तों में जगह दे दी। जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा कराया गया तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। ये अल्लाह की पहली नाफरमानी थी जो किसी मखलूक ने की। इससे एक तो इब्लीस की असलियत खुल गई, दूसरे इंसान की आइंदा जिंदगी के लवाज़मात शुरू हो गए। जन्नत और दोज़ख बनी, कायनात में एक सैयारे यानी ज़मीन का इजाफा हुआ। इंसान से पहले नाफरमानी का तसव्वुर नहीं था, इसलिए जन्नत या दोज़ख क्यों बनाई जाए। फिर सवाल उठता है कि पहले जन्नत बनाई गई या दोज़ख। इसका जवाब बहुत आसान है, पहले दोज़ख बनाई गई होगी। क्यों कि नाफरमानी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इब्लीस को नाफरमानी की सज़ा उसी वक्त नहीं मिली, क्यों कि उसको क़यामत तक की मोहलत मिली हुई। अल्लाह ने जन्नत बनाई ताकि आदम व हव्वा जन्नत में रहे। अल्लाह ने ताकीद की कि इस दरख्त के पास ना जाना और इब्लीस के बहकावे में न आना, लेकिन इब्लीस के बहकावे में आकर दोनों मियाँ बीवी ने फल खा लिया। गो के ये इंसान की पहली नाफरमानी थी, लेकिन सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। बस आदम व हव्वा ज़मीन पर उतार दिए गए।
साथ में इंसान का साथी बनाकर इब्लीस को भी जमीन पर उतार दिया गया। इब्लीस को इंसान की कमजोरी का इल्म था, इसलिए इसने ऐसे जाल बिछाए कि इंसान आज तक ना निकल सका। ऐसा मालूम होता है कि इंसान इब्लीस के लिए बना है, वगरना चंद एक को छोड़कर पूरी दुनिया उसकी पैरोकार ना होती। ये तो साबित हो गया कि इंसान ने पूरी कायनात में वो चहल पहल, वो रौनक लगाई है जो कोई और मखलूक नहीं लगा सकती। इसमें अल्लाह की क्या मसलियत है कि इंसान को इतनी खुली छुट्टी दे दी। वो जुल्म सितम के पहाड़ अपनी तरह के इंसानों पर ढाए चला जा रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन खामोश है। याद रखना चाहिए कि अल्लाह की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। जब अल्लाह का अजाब आता है तो मासूम और गुनाहगार सब ही उसकी लपेट में आ जाते हैं। आखिर में एक कता अर्ज है, खुदा की तू रहमत से वाकिफ नहीं किया, खुदा की तू रहमत से वाकिफ नहीं किया, इनायत से बरकत से वाकिफ नहीं किया, ये सब जान कर भी तू शैतान का हामी, तू अल्लाह की अज़मत से वाकिफ नहीं किया। आदाब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये खुतबा पहले भी सुना हुआ लगता है। मैं बस जहन में कोई मेरे पास आई थी, आप इसको खुतबा कह दीजिए, तो वो मैंने अपने दिल की भड़ास शाह जी आपको कुछ पढ़ना? जो मेरा मजमून है उसका उन्वान है राज़े खुद आगाही। जून का महीना था, तड़ाके की धूप पड़ रही थी। साकिब गैराज में अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। उसने अपनी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। सुबह के 7 बजने वाले थे। उसने जल्दी से गाड़ी पर एक आखिरी दफ़ा कपड़ा मारा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ घर में दाखिल हुआ। काशिफ बेटे तैयार हो गए आप? बेटा जल्दी करें, आपकी तीर अंदाजी का वक्त हो रहा है। जवाब में जब काशिफ की आवाज़ नहीं आई तो साकिब सीढ़ियां फैलांगता हुआ तेजी से काशिफ के कमरे की तरफ लपका। वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसका 12 साला बेटा काशिफ तो अभी तक अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और सब गर्मी में चादर मुंह पर तानी हुई थी। हाय काशिफ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मेरे खुदाया, अब हम लेट हो जाएंगे। आपको पता है ना कि आज आपका तीर अंदाजी का मुकाबला है और आपने तो अभी तक कपड़े नहीं बदले। काशिफ ने चादर के अंदर से कहा, अब्बा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा सकूंगा। इस पर साकिब बोल पड़ा, मगर बेटा आपका कंपटीशन है आज, आपने भरपूर तैयारी की है इसके लिए, थोड़ी हिम्मत कर लो बेटा और तैयार हो जाओ। टाइलेनॉल ले लो, दर्द ठीक हो जाएगा। बेटा थोड़ी हिम्मत कर लो। जब काशिफ इतनी मिन्नत समाजत करने पर भी तैयार नहीं हुआ तो साकिब बरहम होने लगा और उसने कहा, मैंने इतने पैसे आपकी मश में लगा डाले, कितना वक्त लगाया आपको तीर अंदाजी सिखाने के लिए, और जब मुकाबले का वक्त आया तो आप बहाने बना रहे हो। इस पर काशिफ रो पड़ा, कहने लगा, बाबा प्लीज़ मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना। उसे रोता देखकर साकिब ने टाइलेनॉल की गोली और पानी का ग्लास उसको थमाया और अपना पैंतरा बदल कर बोला, बेटा अगर आज आप मुकाबले में हिस्सा लोगे ना तो मैं आपको 3 घंटे वीडियो गेम्स खेलने दूंगा। चलो शाबाश, अब उठ जाओ। उसने प्यार से पुचकारते हुए कहा, लेकिन काशिफ ने फिर साफ इनकार कर दिया, मुझे नहीं खेलना वेलना वीडियो गेम्स, मुझे नहीं जाना। साकिब ने फिर चाल बदल कर कहा, अच्छा अगर आप फौरन नहीं तैयार हुए ना तो मैं आपको आपके दोस्तों के साथ खेलने नहीं दूंगा। किस्सा मुख्तसर, दोनों बाप बेटे में ये जंग अक्सर ही हुआ करती थी, तीर अंदाजी की मश्क और मुकाबले पर जाने के लिए। दरअसल साकिब बचपन से तीर अंदाजी के मुकाबले करने का शौकीन था और वो ये चाहता था कि उसका बेटा काशिफ भी उसी की तरह तीर अंदाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया करे और जीता करे।
जब काशिफ 7 साल का था तभी से साकिब ने उसको तीरंदाजी सिखानी शुरू कर दी थी। शुरू में तो काशिफ बड़े शौक से जाया करता था, मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और उसके वालिद ने उसे तीरंदाजी के मुकाबलों में भी डालना शुरू किया तो काशिफ का तीरंदाजी करने का शौक ख़त्म होने लगा, क्योंकि अपने वालिद के बरक्स काशिफ तबीयतन मुकाबले में हिस्सा लेने को पसंद नहीं करता था। मगर ये बात अब उसके वालिद को कौन समझाता, जिसने अपने बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बुन रखे थे। वो तो उसको अपनी तरह बनाना चाहता था, एक बेहतरीन तीरंदाज, जबकि काशिफ को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मुकाबलाबाजी से कतराता था। दोनों बाप बेटा इस रास्ता कशी में एक दूसरे से दूर होते चले गए। साकिब का अपने बेटे की परवरिश का ये तरीका आम तौर पर देखा जाता है। क्योंकि मैं एक टीन एंड पेरेंट लाइफ कोच हूँ, सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट कोच हूँ, मैंने बारहा वालिदैन को अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करते हुए देखा है, जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप से दूर होने लगते हैं। वालिदैन अपने जहनों में अपने बच्चों की खुद साख्ता तख़य्युलाती तस्वीर बना लेते हैं, जो वालिदैन की अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, जिसका उनके बच्चे की असल शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो चाहते हैं कि हमारी औलाद को ऐसा होना चाहिए, बड़े होकर वैसा होना चाहिए जैसे वो चाहते हैं। होना तो ये चाहिए कि वालिदैन बच्चे को वैसे ही जाने, समझें और कबूल करें जैसे उनका बच्चा वाक़ियतन है, उस लम्हे में बगैर उससे तवक्कुआत लगाए। उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। वालिदैन अक्सर चाहते हैं कि बच्चे वो करें जो वो चाहते हैं, बच्चे उनको समझें, जबकि होना ये चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों को समझें कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, कि हमारा बच्चा है कौन इस वक्त में, क्योंकि बच्चे तो वक्त के साथ बदलते हैं, अपनी पसंद और नापसंद, उनकी शख्सियत में बदलाव आता रहता है। अगर साकिब अपने बेटे काशिफ को समझने की कोशिश करता है तो यकीनन वो ये बात जान सकता कि उसका बेटा तबीयतन मुकाबलेबाजी को पसंद नहीं करता। अगर साकिब काशिफ की इस बात को कबूल कर लेता तो मुमकिन है कि काशिफ भी तीरंदाजी के लिए चला जाया करता, इतना ना भागता अपनी मश्क से। हम वालिदैन दिन में कितनी बार अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मर्ज़ी पर चलाने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे और क्लास में फर्स्ट आओगे तो हम आपको सुपरमैन का गेम दिलाएंगे, या जल्दी से सो जाओ वरना कल टीवी देखने को नहीं मिलेगा, या फिर भागड़ बिल्ला आ जाएगा, विच इज़ वर्स वगैरह। हम बच्चों के अंदर मौजूद सीखने का खुद साख्ता शौक मंजर आम पर लाने की बजाय उनके लिए एक मसनूई माहौल बनाकर उनसे वो काम करवाने की कोशिश करते हैं जो हम उनके लिए चाहते हैं। हालांकि बच्चों के अंदर सीखने का जज्बा एक फितरी अमल है, लेकिन हमारा तर्ज अमल इसमें हायल होता है। वालिदैन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कब किस काम के लिए थोड़ा जोर देना चाहिए और कब हमें पीछे हट जाना चाहिए। जब आप ये देखेंगे कि बच्चा वाकई में किसी चीज़ की तरफ माइल नहीं है और वो चीज़ उसको तबीयतन पसंद नहीं है, तो फिर उसे उस पर मजबूर ना करें सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ आप अपने बच्चे के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जब बड़े हो रहे हों तो उनके अंदर ये एहसास परवान चढ़े कि उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी उनका कोई इख्तियार है। जब वालिदैन बच्चों की अपनी शख्सियत को पहचानने की कोशिश को सराहते हैं, उन्हें बाज़ चीज़ों में फ़ैसला करने की इजाज़त देते हैं, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने अंदर की आवाज़ को पहचानते हैं और इस पर भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले लेने में भी उन्हें आसानी होती है। आखिर में मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को खिलौने दें या ना दें, लेकिन खुद आगाही का ये बेहतरीन तोहफा ज़रूर दें। शुक्रिया। घर में आप रह गए थे, आप कुछ पढ़ना? सॉरी, मैंने एक्सेप्ट कर दिया था। नाज़रीन, मैं यहाँ कोई तैयारी करके तो नहीं आया था, काजी भाई ने बुलाया था कि आ जाना ज़रूर, और कुछ दोस्तों से भी मिलने आया था, उनकी तहरीरें सुनने आया था। लेकिन यहाँ पे आके आपकी रेलगाड़ी और आपकी वो नेकी और बुराई का वो सुन के मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। किस्सा कुछ ऐसे है कि एक औरत से मैं मिला जो कि डॉक्टर थी, तो उससे मुलाकात हुई वेटिंग रूम में,
अस्पताल के, वो भी इंतज़ार कर रही थी अपने बच्चे के ठीक होने का। डॉक्टर आए और उसे मिले, मैं भी वहाँ पे था बैठा हुआ, मुझे भी अपना चेकअप करवाना था। तो बैठे बैठे वो बातें करती रही, तो मैंने कहा देखिए ये क्या कैसे इंसान कितना फ्रैजिल है, कितना कमज़ोर है कि अच्छे बुरे इंसान को देखिए आप, कल क्या है और आज क्या हो सकता है। तो वो कहती कोई भी अच्छा काम जो ये होता है वो कभी रहेगा नहीं जाता। तो उसने कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, तो वो किस्सा मुझे अभी भी याद है। तो कहती कि वो ट्रेन में, आगरा में ट्रेन में चढ़ रही थी, तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी, तो उसके एक बच्चा गोद में था और एक की उंगली पकड़ी हुई थी। तो वो जो बच्चा गोद में था वो बड़ा हो गया था, अब उसी को वो डॉक्टर को दिखाने लाई थी। तो वो जैसे ट्रेन में वो चढ़ी, तो वहां पे किसी ने कह दिया अरे अरे ट्रेन में तो सांप है। तो एकदम से सब खलबली मच गई। तो इतनी खलबली मची कि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। उसने भी अपना बच्चा उठाया और ट्रेन से छलांग लगा दी और ट्रेन सरकनी शुरू हो गई थी। तो अब उसने गोद में बच्चा है और उसने कोशिश की भागने की कि वो भाग के अपने बच्ची नजर आ रही थी, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पा रही थी। तो जैसे ही ट्रेन तेज होती गई, उसको लगा कि भाई अब तो बच्ची वो रोने लग गई, दहाड़े मारने लग गई। तो पीछे से एक नौजवान, काफी तंदुरुस्त नौजवान आया और उसने इतनी तेजी से भागा, हालांकि ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, इतनी तेजी से भागा और वो यूं उछला वो गेंद की तरह से, और उसने वो पकड़ा वो अपना उसका हैंडल और डिब्बे में गया, वहां से बच्ची को उठा के बाहर चला गया और 2-3 रोटियां पोटनियां खाई, ठीक हो गया, खड़ा हो गया, देखा बच्ची बिल्कुल जो थी उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा। तो उसके बाद वो आया, उसने आके उसकी बच्ची, और वो बैठी रो रही थी, उसने जब देखा तो उसने बच्ची लेके उसका बड़ा थैंक यू किया। कहता थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। कहते नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्ची की जान बचा दी। वो कहता नहीं, आपको शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने ध्यान से देखा, तो देख के कहती मैंने आपको कहीं देखा है। उस आदमी को देख, वो लड़के को, उस नौजवान को देख के कहता नहीं, आपने मुझे कहीं नहीं देखा। कहती नहीं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर उसने कहा हाँ मैंने तुझे देखा है, पर ये कैसे हो सकता है। उसका ये कहना ही था कि वो आदमी भीड़ में चला गया। वो कहती रुको रुको, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो गायब हो गया आदमी, भीड़ में हंसता हुआ आते रहता। तो कहती ये कैसे हो सकता है, तुम्हें तो मैंने बहुत बचाने की बहुत कोशिश की थी, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम तो वही आदमी हो जो फौत हो गया था मेरे हाथों में, तो ये कैसे हो सकता है। तो कहते कहते वो उसने सजदा किया और कहती ऐसा हुआ है मेरे साथ। अनीता जी आपकी कहानी सुन के बहुत मजा आया। अब इस कहानी के बारे में जो 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत हैं कि वो औरत ने उसके बाद प्रैक्टिस जो थी वो फ्री में करनी शुरू कर दी।
दूसरी बात ये थी कि उसने अपनी जितनी कमाई थी वो सारी मिलिट्री वालों को दे दी। जो सबसे अहमियत बात ये है कि ये सारी की सारी कहानी मैंने वहाँ बैठ के 5 मिनट पहले घड़ी है, क्योंकि मेरे पास कोई और कहानी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा देर से आया। एक तो जो बात मैंने करनी थी वो, और फिर कुछ मुतफर्रक ख्यालात। तो जो बात मैंने करनी थी वो ये थी कि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि इकबाल की जो फ़लस्तीन में लिखे अशार हैं कि लो भी तू कलम भी तू तेरा तेरा दल किताब गुंबदे आपकी ना रंग तेरे मुहीत में हबाब। तो इसकी बात कर चुके हैं कि जो मुहीत में हबाब, तो ये एक पिक्चर है जो कि बड़ी क्लियर है, आप देख भी सकते हैं इंटरनेट पे कि टाइम एंड स्पेस का फैब्रिक फैला हुआ है और उसके बीच में अर्थ पड़ी हुई है, चांद से जो ज़मीन की पिक्चर ली गई है, और वो बिल्कुल ऐसे ही है। गुंबदे आपकी ना रंग तेरे मुहीत में हवा, टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक में अर्थ जो है हवा की तरह पड़ी हुई है। तो जो कि मैं पहले भी कई दफ़ा ये ख्याल कर चुका हूँ, ये कल्बी वारदात है मेरे ख्याल में। मगर एक चीज़ जो मुझे बाद में स्ट्राइक की, जो कि आप लोग भी देखेंगे, जो कि वही बात कह रही है कि ये कल्बी का वारदात है, एक और दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है जिसका हमें इल्म नहीं, जो कि साइंस भी यही कहती है कि उन्होंने दुनिया को गुंबद आबगीना रंग का अर्थ को, मगर जिस वक्त ये लिखा है उस वक्त तो स्पेस एक्सप्लोरेशन थी नहीं, तो उस वक्त तो यही पता था कि दुनिया में पानी है 75%। मगर ये वाली बात कि अगर आप दुनिया को किसी और एंगल से देखें, अपनी आंखों को चांद पे ला के रख लें, तो दुनिया एक आबगीना रंग का गुंबद नजर आती है। ये तो वाकई एक कल्बी वारदात है, और ये किसी ने 1930 में लिख दिया कि गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगा कि मुझे बड़ा फैसिनेट करता है कि 1930s में जब एक फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट जो है उसने ऐसी बात लिखी है जो कि कई पिक्चर्स में है, मगर उस वक्त जब लिखी गई है उस वक्त तो ये पता ही नहीं था कि दुनिया चांद से एक आबगीना रंग गुंबद नजर आती है। तो मैंने कहा एक फैसिनेशन फैक्ट है जो मैं बताऊँ। दूसरी बात जो कि सही है, हज़रत अली का कौल भी है कि अपने बच्चों को अपनी तरह का ना बनाओ, वो आने वाले दौर के लिए पैदा किए गए। और इसके साथ मुझे इंटरेस्टिंग वाक़या याद आता है, जब हमारे मैट्रिक में इम्तिहान आया तो हमारा जो दोस्त उसने पोजीशन ली, जिस तरह सोफिया बहन ने भी ली, उन्होंने अपने घर पे पार्टी की। तो उसके अबू बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो हम गए वहाँ, तो उन्होंने बात करनी शुरू की अपने बेटे की, और जिस तरह हर कोई हाई अचीवर होता है उन्होंने फिर अपनी बात करनी शुरू कर दी कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, इसने भी कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह बनना। तो मेरे दोस्त अजहर वहीद जो कि उर्दू घर में भी आ चुके, वो घर आके उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चे को अपनी तरह का क्यों बनाना चाहते हो? अगर अल्लाह ने तुम्हारी पैदा करना होता, तुम्हारी तरह का बंदा पैदा करना होता, तो तुम्हारी उम्र लंबी कर देता, लेकिन अलग इंसान पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? तो वही बात कि अगर अल्लाह ने आपकी तरह का ही बंदा पैदा करना है और आप ही की अचीवमेंट्स करानी है, तो आप ही की उम्र लंबी कर देगा। उससे ज़रूरत नहीं है कि नया इंसान तख्लीक करे, आप आने वाले ज़माने के लिए पैदा किए गए। तीसरी बात जो कि एक्चुअली मेरा गोरा दोस्त था जिसने मुझे कही, मगर मुझे उसका इस्तेमाल नहीं आया था, मगर एक्चुअली पिछले हफ्ते आया कि मैं एक वैसे ही कोई मशवरा ले रहे थे मुझसे फिजिशियन की वाइफ का, तो उन्होंने मशवरा लिया जो भी मेरे पास में था, मैंने हेल्प किया। तो वो डॉक्टर बहुत खुश हुआ और कहता है कि हाउ कैन आई पे यू, तो आप मुझसे चार्ज करें, मैं आपके ऑफिस कॉल करके आई कैन अफोर्ड इट। तो मुझे समझ नहीं आया। पहले मैं भी हर दफ़ा यही कहता हूँ जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं मैं किस काबिल, तो मुझे एकदम पीछे ही पड़ गया, मेरे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। तो मैंने कहा यू डोंट नीड टू पे मी, पे इट फॉरवर्ड।
pay it to someone else. تو اس کو بات فوراً سمجھ میں آ گئی. ہو سکتا ہے وہ کسی کو دیکھے فری دیکھ لے آگے جا کے کہ اس کی وائف کی ہیلپ کی ہے. پھر اسی دن شام کو کسی اور نے مجھے کال کیا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو, وٹ کین آئی ڈو ٹو ہیلپ یو. میں نے کہا یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے می, پے اٹ فارورڈ. وہ بھی ڈاکٹر تھا, اس کو 1 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں اوکے آئی ڈو, تھینک یو. تو ویسے ہی میں نے کہا کہ ایک سچویشن ہوتی ہے جو کہ کامن ہے کہ کوئی آپ کا شکریہ کہتا ہے, آپ آگے سے کہتے ہیں انکساری سے میں کس قابل ہوں, بھائی بھول جاؤ. مگر یہ بھی ایک طریقہ ہے بات کرنے کا کہ آپ بجائے یہ کہنے کے کہ میں کس قابل ہوں, اور بیسیکلی جان چھڑانے کا بھی کہ آپ کہیں پے اٹ فارورڈ, گیو اٹ ٹو سم ون ایلس. یہ مجھے ایک گورے نے بتایا تھا تقریباً 10 سال پہلے, مگر میں نے کبھی اس کا استعمال نہیں کیا تھا. مگر جب میں نے کیا تو میں نے دیکھا کہ اٹ ایکچولی از گڈ. ایک تو یہ کہ آپ ایک چین شروع کر دیتے ہیں گڈ ول کی, دوسرا آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں کہ تو بجائے اس کے جب کوئی آپ سے کہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا بڑا کام کیا, اس کی بجائے کہنے کی کہ بہت انکساری ہے, میں کس قابل ہوں, آپ جس کہہ دیں کہ جسٹ پے اٹ فارورڈ. اب تو دیٹ ایکچولی از another way of handling this situation. تو میں نے کہا آپ سے یہ 3 باتیں شیئر کر لوں. آج جو میں مضمون پڑھوں گا اس کا نام ہے نالہ بلبل. اردو کے دانشوروں کا اس بات پر اختلاف بہت پرانا ہے کہ آیا لفظ بلبل مذکر ہے کہ مؤنث. کہتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کے کئی اور اختلافات کی طرح یہ جھگڑا بھی لکھنؤ اور دلی والوں نے شروع کیا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ عالمانہ اختلاف صرف لکھنؤ اور دلی تک محدود نہیں رہا ہے, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی سرحدیں بھی پار کر چکا ہے اور خوب پر پھول رہا ہے, اور کھوٹے سکے کی طرح بار بار سخنوروں کی جیب اور جیب سے برآمد بھی ہوتا رہتا ہے. اس مذکر مؤنث اختلاف کے بارے میں سب سے پہلے تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اختلاف صنف ہے اور یہ کوئی اختلاف جنس نہیں, اور جنسی اختلاف تو ہرگز نہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ بلبل کسے کہتے ہیں. لغت کے مطابق بلبل گوریا کے برابر ایک خوش رنگ خوش آواز پرند ہے جو پھول کا عاشق ہوتا ہے. یہ عموماً ایران میں پایا جاتا ہے. بر صغیر میں اسے ملتا جلتا ایک پرند پایا جاتا ہے جو گلدم کہلاتا ہے. یہ تو ہوئی بلبل کی لغوی تعریف, لیکن ہم شاعری میں فارسی سے اس قدر متاثر ہیں کہ اپنے مقامی پرندے گلدم کے بجائے فارس کے بلبل کو مقدم جانتے ہیں, یعنی گھر کی مرغی دال برابر, جس کا جدید ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہمارا کتا کتا تمہارا کتا ٹامی. ویسے تو کسی بھی حیوان کی طرح بلبل میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں, مگر بلبل کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جن کے لیے اردو زبان میں نر اور مادہ کے لیے ایک ہی لفظ ہے. جن جانوروں کے نام جینڈر نیوٹرل ہوتے ہیں ان کو اردو زبان میں استعمال کرنے کے لیے ہم صنف متعین کر لیتے ہیں. مثلا چیل مؤنث ہے اور الو مذکر, لیکن ہم آج تک اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ آیا بلبل کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کریں یا مؤنث کا صیغہ. اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے چلیے اردو شاعری کا جائزہ لیتے ہیں. میر تقی میر کا ایک مصرع ہے, غنچے کی طرح بلبل دلگیر نظر آئی. بلبل دلگیر نظر آئی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دلی کے میر تقی میر بلبل کو مؤنث سمجھتے ہیں. ترانہ علی گڑھ جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا مشہور ترانہ ہے اسے مجاز لکھنوی نے لکھا ہے, اور اس ترانے کا پہلا مصرع ہے یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. غور فرمائیے چمن کا بلبل, یعنی مجاز لکھنوی کے ہاں بلبل مذکر ہے. اکبر الہ آبادی بھی بلبل کو مذکر ہی گردانتے ہیں, فرماتے ہیں بلبل گل تصویر کا شیدا نہیں ہوتا. چونکہ گل مؤنث ہے لہذا بلبل کا مذکر ہو کر شیدا ہونا ہی شرعی طور پر زیادہ مناسب ہے. مگر دلی کے مرزا غالب فرماتے ہیں بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں, بلبلیں ہو گئیں. یہاں بلبل کی جمع بلبلوں کو مؤنث باندھا گیا ہے. اردو میں جن الفاظ کی جمع مؤنث ہو ان کا واحد بھی مؤنث ہی ہوتا ہے, یعنی مرزا غالب کی نظر میں بلبل مؤنث ہے. اس امر میں غالب کی تائید علامہ اقبال نے اردو کے سب سے مشہور شعر میں یوں کی ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. یعنی اس شعر میں اقبال دلی کے غالب و میر کی طرح بلبل کو مؤنث مان رہے ہیں. لیکن اقبال کا ایک مصرع یہ بھی تو ہے, ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. بلبل بیٹھا. گویا لاہور کے اقبال لکھنؤ کے مجاز و الہ آباد کے اکبر کی طرح یہاں بلبل کو مذکر مانتے ہیں.
अजीब कन्फ्यूजन है। एक जगह इकबाल बुलबुल को नर और दूसरी जगह मादा कह रहे हैं। या इलाही ये माजरा क्या है? वैसे कुछ अशार और नसर के नमूने आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें लफ्ज़ बुलबुल का इस्तेमाल इस तरह हुआ है कि मुज़क्कर और मुअन्नस के इजहार की ज़रूरत ही नहीं। जैसे बहादुर शाह ज़फ़र कह गए हैं, बुलबुल को बाग बाँस से न सयाद से गिला, किस्मत में तेरी लिखी कैद फसले बहार में। इस शेर से ये बात वाज़ेह नहीं होती कि जिस बुलबुल को गिला है वो शिकायती बुलबुल लड़का है या लड़की। ऐसे हर बुलबुल को दौरे हाजिर में शिकायती टट्टू कहते हैं। इस ज़िम्मे में एक और शेर भी है जो इस किस्से से मुंसलिक है। एक बार दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों को ये मिसरा भेजा, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं और रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं और लखनऊ वालों को इस पर गिरा लगाने का चैलेंज दिया। लखनऊ वालों ने इस पर क्या खूब गिरा लगाई। उन्होंने जवाबन दिल्ली वालों को लिख भेजा, सुना है कि दिल्ली में उल्लू के पट्टे रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। इस शेर की बनावट ऐसी है कि इसने बुलबुल के जिन्स पर तो पर्दा डाले रखा है, मगर कुछ उल्लू के पट्टे और यहाँ हो गए हैं। बुलबुल जिसको अंदलीब भी कहते हैं और मुर्ग़ चमन भी उर्दू शायरों का पसंदीदा तरीन परिंदा है। अलबत्ता एक और परिंदे यानी अल्लामा इकबाल के शाहीन को भी पाकिस्तान में बड़ी सरकारी और अवामी कदर व मंजिलत मिली, मगर बुलबुल का जहां और है, शाहीन का जहां और। बुलबुल और शायरी का उर्दू शायरी में मुकाबला ऐसा ही है जैसे अपने महबूब का मुआवजना आईजी पुलिस से किया जाए। बुलबुल की जिन्स पर उर्दू के दानिशवरों ने बहुत बहस की है। इससे फायदा ये हुआ कि गुफ्तगू के लिए एक मजीद मौजू मिल गया। इस बहाने उर्दू के महफिलों में मुझ जैसों को काबिल झाड़ने का मौका मिल गया और बाहम लड़ने झगड़ने के लिए एक और वजह भी मिल गई। खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ सियासी और मजहबी गुफ्तगू से परहेज करने की तख्ती लगी होती है, वहां पर बुलबुल की सिन्फ पर बहस करने पर कोई मुआलिफ नहीं। मुज़क्कर मुअन्नस का झगड़ा पुराना, लहू गम रखने का है एक बहाना। कहते हैं कि दो हज़रात इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। पहला शख्स कहता था कि बुलबुल बोलता है, दूसरा शख्स इसकी नफी करता था और कहता था कि नहीं, बुलबुल बोलती है। एक साहब जिनका ताल्लुक बिहार से था खड़े तमाशा देख रहे थे। वो बिहारी बाबू इनको असाब के करीब गए और कहा, तुम दोनों गलत हो, बुलबुल ना बोलता है ना बोलती है, बुलबुल तो बोले है। वैसे बुलबुल के बोलने से एक सवाल उठता है कि बुलबुल की आवाज को भला उर्दू में क्या कहते हैं? अगर चिड़िया चहचहाती हैं और कोयल की आवाज कूक होती है तो बुलबुल की आवाज कहीं बिलबिलाना तो नहीं। सवाल तो ये भी है कि अगर बुलबुल मादा है तो इसका नर बुलबुला क्यों नहीं हो सकता, और अगर बुलबुल नर है तो इसकी बीवी बुलबुली हुई जो गालिबन किसी चुलबुली की बहन है। बीवी की चुलबुली बहन तो शायद आपको कुछ याद आ गया। अरे भाई पला तेरा ध्यान किधर है, ये आदि घर वाली बात हमारा मौजू नहीं, और हाँ यूं कुछ मौजू भी नहीं। वैसे अहले ज़ुबान के यहाँ अमूमन इंसानों का नाम बुलबुल नहीं होता, अलबत्ता किसी का लक़ब हो सकता है। लेकिन हमारे बंगाल के भाइयों में बुलबुल बतौर नाम आम है, जैसे बुलबुल रहमान। इसी तरह पठानों में भी मर्दों में आपको बुलबुल नाम मिल जाएगा, जैसे बुलबुल खान। इस अवामी इस्तेमाल की वजह से बुलबुल मर्दाना नाम लगता है, मगर अब गौर कीजिए इस क्लासिकी फिल्मी नगमे पर, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। अब जाहिर बात है कि इस गाने में बुलबुल खान के खटक डांस का जिक्र नहीं हो रहा, और ना ही बुलबुल बाबू के कथक नाच का मंजर आपके सामने आता है, बल्कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा सुनते ही उस नाजुक अंदाम रक्कासा का ख्याल आता है, जिस पर नजर पड़ते ही मर्द मोमिन पहले बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहता है और फिर अस्तगफिरुल्लाह। कि पहली नजर इंसान की और दूसरी नजर शैतान की, लिहाजा गुनाह से बचने के लिए सियाने पहले ही नजर को मुनासिब तूल देकर नजर सानी से गुरेज करते हैं। अगर कोई किसी बुलबुले चमन को टुटकी बांध कर देख रहा है तो उस इस्तिकामत नजर को खुशबख्ती जानिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बस ये नोट करने के अगर मर्द मोमिन का दीदे फाड़ कर अपनी पसंद की बुलबुल या पसंद का बुलबुल देखना दीदा दिलेरी नहीं बल्कि दीदावरी है। और वैसे भी बुलबुल या उसकी जिन्स क्या निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हिंदू पाक में अगर आप किसी मोहतरमा को बुलबुल कह दें तो अव्वल ये बात तय है कि आप इतने शरीफ नहीं जितने नजर आते हैं, क्योंकि हमने तो फिल्मों में यही देखा है कि पब्लिक में किसी खातून के खास अदा से बुलबुल कहने वाले मर्द लुच्चे लफंगे होते हैं, जिनके बाद में उसी फिल्म में पिटाई भी होती है। अलबत्ता हमारे यहाँ किसी खातून को बुलबुल कह देना यकीनन उसकी खुशगुलू या खुश शक्ल होने का इकरार है। लेकिन अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक में रहने वाले सुखनवर होशियार रहे और किसी मेम को गलती से भी बुलबुल ना कह दीजिएगा, क्योंकि इसमें दो बुल BULL शामिल हैं, जिसका मतलब अंग्रेजी में भैंसा होता है। और बुल यानी भैंसा कहने पर बुलबुल या मुर्ग़ चमन तो क्या अल्लाह मियाँ की गाय भी बुरा मान सकती है।
کہ انیس ٹھیک نہ لگ جائے آگینوں کو۔ میرے نزدیک زبان کے ارتقاء اور بقا میں زمان اور مکان کا دخل رہتا ہے۔ اردو کی پرورش میں دکن، دلی، لکھنؤ، پنجاب سمیت ہر جگہ کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بلبل کو مذکر مانتا ہے تو وہ بھی صحیح، اور بلبل کو مونس ماننے والا بھی درست، اور ان میں کوئی بھی ایسا عقل کا اندازہ نہیں کہ اسے مجنون نظر آتی ہو اور لیلا نظر آتا ہو۔ اردو زبان میں بلبل کے علاوہ نوعیت کے اور بھی متنازع یا اختلافی الفاظ ہیں، جیسے روٹی، دہی وغیرہ۔ اردو میں اس طرح کے اختلافی صنف الفاظ کی طویل فہرست ہے۔ اور میرا اپنی بیگم سے حلیم جو پکوان ہوتا ہے اور تولیے پر اختلاف ہے کہ ان الفاظ کی جنس کیا ہے، اور بیوی سے ہر بحث اور حجت کا انجام یوں ہوتا ہے کہ کبھی وہ جیت جاتی ہیں، کبھی میں ہار جاتا ہوں۔ لیکن آپ مذکر اور مؤنث کی عالمانہ بحث میں صرف بلبل کے ہی نعرے سنیں گے، اور کبھی بھی دہی، روٹی، حلیم اور تولیہ کا ذکر نہیں سنیں گے، کیونکہ جو نزاکت اور رومانوی اشارے بلبل میں ہے وہ دہی اور روٹی میں کہاں۔ اشعار میں آپ کو تولیہ لفظ کا استعمال صرف مزاحیہ شاعری میں نظر آئے گا۔ ویسے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تولیہ مرد کے استعمال میں ہے تو تولیہ کو مذکر جانیے، اور اگر کسی شعر میں یا جملے میں کسی دوشیزہ اور تولیہ دونوں کا تذکرہ ہو تو شرعی اصول قبول کرتے ہوئے تولیہ کو بھی مؤنث ماننا چاہیے۔ اسی متنازع فہرست کے لفظ روٹی کے شاعرانہ استعمال پر غور کریں تو بات آیا ہوگی کہ نذیر اگر برآبادی کو چھوڑ کر یہ روٹی والے اشعار اردو کی کلاس میں بچوں کو سنانے، نوجوانوں کو اکسانے، عوام کو بھڑکانے اور لینن انعام کے بہانے کی وجہ بھی رہے۔ البتہ بلبل کے نغمے بھی مشہور ہیں اور بلبل کے نالے بھی۔ بلبل ہجر و فراق، عشق حقیقی اور عشق مجازی، مزاحیہ اور سنجیدہ شاعری سمیت جوشیل ترانوں اور فلمی نغموں ہر جگہ نظر آئے گا یا نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے اس کی صنف قابل توجہ رہی ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز بھی ہماری توجہ کا مرکز ہو جائے وہ بالآخر کنٹروورشل یعنی متنازع ہو جاتی ہے۔ انگریزی زبان اس نر و مادے کی بندش سے آزاد ہے، مگر عربی زبان میں اردو ہی کی طرح جنس یا صنف کی قید ہے، لیکن عربی میں پھر بھی صنف کے تعین کے اصول ہیں۔ جیسے اگر انسانی جسم پر جو چیز جوڑے کی شکل میں ہو ہمیشہ عربی میں مؤنث مانی جاتی ہے، جیسے آنکھ، کان، پیر وغیرہ، مگر اردو زبان میں ایسا کوئی اصول نہیں۔ ذرا سوچئے کہ پیر مذکر ہے تو اس کے ساتھ لگی ایڑی مؤنث، ٹخنا مذکر ہے تو اسے ملحق ٹانگ مؤنث، گھٹنا مذکر ہے تو ران مؤنث۔ اب ران سے بالا مذکر اور مؤنث کی پہچان احباب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی تصور برائے بالغاہ کے ساتھ اس ترمیمی شعر کے ساتھ میں اپنے بلبل ہزار داستان ختم کرتا ہوں۔ بلبل کو باغ سے نہ صیاد سے گلا، شکوہ اسے ہے صنف کے الجھے معیار سے۔ بہت ادبی، بہت عمدہ مزاح، بہت عمدہ، آئیے صدر صاحب۔ عمدہ موضوع، بہت اچھا لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو پبلش کروانا ہاں چاہیے۔ بالکل 100%۔ آپ نے کچھ تصرف کیا ہے، کرگس کا یہاں اور ہے، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا یہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ ہم نے بلبل لگایا اپنے اس میں بلبل فٹ کر دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے، تھوڑا سا صبر آزماؤں گا آپ لوگوں کا میں۔ وہ یہ تھا کہ میں نے پچھلی دفعہ اپنا ایک فکشن سنایا تھا، تو فکشن ظاہر بات ہے کہ کئی قسطوں میں آیا تھا فیس بک پہ، آپ نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی، تو سوچا تو ہے کہ ایک ہی نشست میں سارا فکشن سنا دیں تاکہ لوگوں کو تشنگی نہ رہے، کیونکہ اس میں کلف ہینگرز آتے ہیں۔ تو میں کہاں سے سناؤں، پچھلی دفعہ سنایا تھا تو کافی اس کا بیک گراؤنڈ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، نہیں تو جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ ایک اس زمانے کی کہانی ہے جب انگریز حکومت کرتے تھے بر صغیر پہ، 1992 کے ایرا کی ہے۔ اس میں یہ ایک سرکاری انگریزی جنگلات ہوتے تھے، ان کے اندر یہ لوگ بھیجتے تھے اپنے فارسٹ رینجرز، تاکہ وہ جنگلات کی جو کٹائی ہے، جن پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے، آج کل بھی یہی عمل ہے، وہی کٹیں، دوسرے نہ کٹیں، اور جتنے الاؤ کیے گئے اس سے زیادہ نہ کٹیں۔ تو اس کے لیے وہ ہوتے ہیں، اس میں کافی تو الجھنیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک
रियासत थी उसका जो उन लोगों ने इसको ठेके पे लिया था अंग्रेजी हुकूमत से, और वहाँ पर उन्होंने अपना एक लकड़ी काटने का भी रखा हुआ था ठेका, और उसके साथ वो उसकी कारखाना भी था जहाँ मशीनें चलाते थे और वो उसके तख्ते वख्ते बनाते थे। तो ये जो काफ़ी बेज़ाब्तियाँ होती थी जैसी होती हैं, तो ये साहब जो थे क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत के थे कोई अपने देसी साहब, तो ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर इन्होंने कई चीज़ें देखी, और मैं इसको कहाँ तक बताऊँ। बहरहाल एक दरख्त जो था वो संदल का था, और वो किसी वजह से वो तुले हुए थे कि इसको काटेंगे, और उसके ऊपर जैसे कहते हैं कि कोई साया वाया भी तो लोग सुपरस्टिश होते हैं। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अच्छा, इनसे पहले जो रेंजर जो था, फॉरेस्ट रेंजर, उसको वो शेर ने खा लिया था। तो कोई आदमखोर शेर था, उसने खा लिया था। तो ये भी बड़ी परेशानी की बात थी। तो ये साहब जो है बड़े परेशान थे वहाँ पे। तो मैं या तो फिर दूसरे इससे शुरू कर देता हूँ। बहरहाल इसमें जो इसके मालिक थे वो बख्तावर सिंह जो थे, वो किसी वजह से रात को आरा चल रहा था, और पुरस्कार तौर पे उनके 2 लाख कर दिया गया था उसी आरे के नीचे, क्योंकि वो तुले हुए थे कि मैंने ये काटना है दरख्त, और इत्तेफाक से वो काटने से पहले ही उनको जो है, तो ये साहब जो थे मौजूद थे, ये गए वहाँ पे। तो मैं यहाँ से करता हूँ कि बेहोश हो गए किस वजह से। तो नौशादर की महक मेरे निज़ाम तनफ़ुस से गुजर कर मेरे दिमाग को बिच्छू की तरह डंक मार रही थी, जिससे मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली, देखा कि मेरे इतराफ एक हुजूम खड़ा है और उन सब के चेहरे मेरी जानिब झुके हुए हैं। बस्ती के करीब एक वाहिद डॉक्टर अपने हाथ में एक शीशी लिए मुझे कुछ सुंघाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बाजू से उसके हाथों को परे कर दिया और बमुश्किल तमाम उठकर बैठ गया। रफ्ता रफ्ता मैं सोई हुई याददाश्त भी जाग गई। बख्तावर सिंह की 2 लाख लाश का खौफनाक मंजर दोबारा से याद आ गया। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस इलाके का वाहिद सरकारी अफसर हूँ। इस वजह से मुझ पर कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ आ पड़ी हैं। मैंने फ़ौरन उठकर अपने मातहत अमले को इकट्ठा किया और अपने हेड क्वार्टर और 150 मील दूर चौपालगंज शहर की पुलिस हेड क्वार्टर को तार भेजकर इस कत्ल की से आगाह कर दिया, और फैक्ट्री वैसे के वैसे दोबारा मुकम्मल करवा कर अपने एक मुसल्ला मुहाफिज वहाँ पर तैनात कर दिया। इस पहाड़ पर गर्मियों में भी ठंडक रहती थी, और अब तो मौसम गर्मा शुरू हो चुका था, लिहाजा मौसम सरमा शुरू हो चुका था, लिहाजा लाश के कुछ दिन तक खराब होने का खदशा नहीं था। चीतल बन के रेलवे स्टेशन पर हफ्ते में एक बार ही ट्रेन आती थी, और उस वक्त तक पूरा एक हफ्ता दोबारा आने में था, मगर दूसरे दिन किसी और ट्रेन की सीटी की गूंज पूरे वादी में सुनाई दी। इस वक्त तक मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका था और मुतवक्का हालात का सामना करने का लाए अमल तलाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे इत्तला मिली कि बख्तावर सिंह की बेवा और चंद लोग वहां आए हैं। इत्तला देने वाला वही नेपाली गोरखा था जिसने मुझे और जिम कार्बनेट को रेलवे स्टेशन से वसूल किया था। वो मेरे सामने बहुत संजीदा होकर खामोश सा बैठ गया। उसने कहा, उसका नाम बलराम थापा था। निहायत फुर्तीला, चाक व चौबंद, गो के उसका कद 5 फीट से ज्यादा नहीं था, मगर एक गेंडे की तरह मजबूत। मुझे उसकी खामोशी निहायत पुरस्कार लगी। मैंने उससे खामोशी की वजह पूछी तो उसने राजदाराना अंदाज में मुझे बहुत ही मुहतात रहने का मशवरा दिया। कुछ खदशात मेरे अपने भी थे, मगर बलराम की बात ने जल्दी पर तेल का काम किया। मैं उसे पकड़कर अपने ऑफिस के दूसरे कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया और पूछा कि माजरा क्या है। उसने बताया कि बख्तावर सिंह की बेवा एक छोटी सी रियासत मलखाना की महारानी दुर्गावती है, बहुत ही सख्त और जालिम औरत है। उसकी अंग्रेजी सरकार में बहुत ही दूर तक पहुंच है, लिहाजा उसकी मनमानियों पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। वो अपने शोहर से बेजार थी, इसलिए उसने बख्तावर को जंगल का ठेका दिलवाकर और एक तरह से बनवास दिलवा दी थी। बख्तावर सिंह भी अपने अय्याशियों और बदमस्तियों के लिए यहाँ अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगा था। अब चूंकि वो मारा गया है तो उसकी बेवा यहाँ आकर न जाने क्या और किस तरह का कहर ढाएगी। मुझे इसकी ये बात अजीब सी लगी, क्योंकि इस जंगल में वो लकड़ी का गोदाम और उससे मलहका फैक्ट्री के अलावा चंद एकड़ जमीन ही उस कंपनी की मुल्कियत थी। हम अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम हैं, हम उनसे क्या डर। बाकी सारा जंगल तो अंग्रेजी सरकार या पड़ोस की आसाम की रियासती सरकार का था। आसाम उस वक्त तक अंग्रेजों का बाजगुजार जरूर था, मगर अंदरूनी तौर पर हर लिहाज से खुद मुख्तार था।
कुछ ही देर में मैंने मुनासिब समझा कि चल कर बेवा का इस्तकबाल करके उसको ताजियत दे देनी चाहिए। बलराम थापा ने कहा, जनाब आप मेरे बगैर ना जाएं, मुझे काम करने हैं, मैं वहीं इंतजार करने लगा, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं वहीं इंतजार करने लगा। 1.5-2 घंटे बाद हम दोनों 5 मुसल्लह मुहाफिजीन के साथ फैक्ट्री की जानिब रवाना हो गए। वहाँ एक अजीब सा समा देखा। वहाँ के मुलाजमीन और चंद अजनबी अफराद, जिनमें कुछ बावर्दी और रियासत के अपने मुसल्लह सिक्योरिटी वाले भी थे, सबके सब एक जगह इकट्ठा खड़े थे। उनके सामने एक बुलंद मकाम पर खाकी रंग की सफारी लिबास में एक ऊंची पूरी बारवाब औरत बहुत नाज और तमकन से तकरीर करने के अंदाज में खड़ी थी। हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो कुछ देर के लिए सबकी तवज्जो हट गई। फिर तमाम हाज़िरीन दोबारा उस महारानी की जानिब मुतवज्जा हो गए। वो दौर खामोश फिल्मों का था। उन फिल्मों में चूंकि डायलॉग नहीं होते थे तो बोलचाल सुनाई न देने में कोई हर्ज और मजाक नहीं था। इसी वजह से एक यूरोपियन अदाकारा नाडिया देसी फिल्मों में बहुत मशहूर और मकबूल हो गई थी। वो मारधाड़ से भरपूर खामोश फिल्मों में मर्दों का मुकाबला करती थी, उधर से उधर छलांगे लगाने में माहिर थी। खामोश फिल्मों में एक्शन ही एक्शन होता था तो उस नाम की फिल्में बना करती थी। तूफान मेल हंटर वाली, इस फिल्म की मकबूलियत की वजह से नाडिया का नाम ही हंटर वाली पड़ गया था। उसके हाथ में एक लंबा सा चाबुक होता था जिससे वो हर मर्ज का इलाज करती थी। यह महारानी भी हूबहू वही हंटर वाली ही लगी। महारानी ने हम सबको देखकर कोई तवज्जो नहीं दी, अपनी तकरीर जारी रखी। तो मैंने भी कतई मुनासिब नहीं समझा कि उससे कुछ कहूँ। हम सब एक जगह खामोशी से खड़े हो गए। महारानी गरज रही थी, मुझे मेरे शौहर के कातलों का पता बताओ, वरना मैं पूरे जंगल को तुम समेत आग लगा दूंगी। बलराम थापा काना फूशी में बोला, शाह यकीन करो ये ऐसा कर भी सकती है। थापा का शीन काफ दुरुस्त नहीं था, इसलिए वो सीन की जगह शीन लगाता था। जब महारानी जी अपनी गैज़ और गज़ब से भरपूर चीखम ढाड़म करके हलकान हो गई तो नीचे उतर कर एक जानब तन कर खड़ी हो गई। उसके साथ एक 6-6.5 फीट का पिस्तौल से मुसल्ला आदमी था। लंबा चौड़ा कसरती बदन देखने में बहुत ताकतवर था। उसकी काबी नजरें वहां पर हर एक का जायजा ले रही थी। मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम जोगिंदर पाल था। कहा जाता है कि वो इस रियासत का नंबर 2 मैन है। महारानी दुर्गावती इस पर खास तौर से मेहरबान है। इस ताल्लुक के बारे में पूरी रियासत के लोगों में जायज़ और नाजायज़ ताल्लुकात की बहस के बतौर चमगोइयाँ भी बहुत होती रही हैं, मगर महारानी के सामने कभी किसी ने दम मारने की जुरात नहीं की। मैंने मौका देखकर महारानी से बात करनी चाहिए तो मेरे बोलने से पहले ही महारानी ने बहुत रऊनत और हक़ारत से मुझे ऊपर से नीचे की जानिब देखा और बोला, तुम कहाँ गायब था, अभी तुम किधर से आया है? उसका लहजा मसनूई और पक्का अंग्रेजी आकाम वाला था। मुझे ये सुनकर एक झटका सा लगा। हाय उल्लू की पट्टी, महारानी होगी अपने घर की। मैंने तरकीब तनक कर कड़क लहजे में कोई सा जवाब देने का सोचा। योर हाइनेस वगैरह का लक़ब एक तरफ रखा, तमाम मैंने न जाने क्यों मसलहत की तहत उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करना बेहतर जाना। फिर भी संजीदा और ठहरे हुए सख्त लहजे में कहा, मैडम, आई एम द फॉरेस्ट इंस्पेक्टर अराउंड हियर and I apologize for your frustration and concern. But let me remind you that the forest still belongs to the British government and putting a fire to it will be a considered criminal offense. उसको इंग्लिश अच्छी तरह आती थी। वो मेरा मफहूम और लहजा देखकर समझ गई कि उसका पाला उसके ज़र खरीद गुलामों में से किसी नजर नहीं है। उसने खैर आलूद नज़रों से मुझे को घूर कर देखा, फिर दूसरी नज़र अपने यार जोगिंदर पाल पर डाल दी। जोगिंदर पाल ने फौरन ब्रीफ केस खोलकर उससे एक लिफाफा पकड़ा दिया। वो उसे लेकर नाक की सीध में मेरे पास आई और वो लिफाफा थपाक से मेरे मुंह पर तमाचे की तरह मारकर बोली, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर माय फट, रीड दिस यू डैम फूल। मैंने खामोशी से वो लिफाफा खोलकर मजमून पढ़ा। इसमें होम मिनिस्ट्री की जानिब से एक सर्टिफिकेट नुमा लेटर मौजूद था जिसमें तहरीर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया and the attached property as a sovereign territory of Malkana state. ये कहकर उसने अपने स्टाफ को कहा, arrest these men। मैं सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे मुहाफिजीन ने फौरन अपनी अपनी बंदूकें सीधी कर ली तो गिरफ्तार करने वाले जरा पीछे हट गए। मुझे इतना तो पता था कि अगर सूरत हाल मजीद बढ़ गई तो बलराम थापा और उसके गोरखे वहां लाशें बिछा देते। उन्हें जिंदा गिरफ्तार करने वाला माइकल लाल मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। मजबूरन मुझे भी अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालना पड़ा। फिजा में चारों तरफ खामोशी तारी हो गई। मैंने फिर भी मुसालिहत आमेज रवैया इख्तियार किया। मैंने कहा, मैडम, लेट्स नॉट ओवर रिएक्ट टू दिस सिचुएशन।
I understand you are under distress, but I assure you, no one here will give up without a fight. महारानी बजिद ही रही कि तुम अगर गिरफ्तार ना भी होना चाहो फिर भी अपने हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मतलब वही एक था, हथियार डालकर उनके रहम करम पर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतने में जिम कार्नेट कहीं से नमदार हुआ और मेरे पास आया और मुझे शिस्ता हिंदी में बगैर टेढ़े मुंह वाला अंग्रेजी लहजा बनाए हुए बोला, दे दो हथियार, ये बहुत जिद्दी औरत है, ये हथियार लिए बगैर नहीं मानने की। मैंने भी अपने विंचेस्टर अपने इनको दे दिए। मैंने बलराम थापा से पूछा क्या करना चाहिए। उसने कहा कोई बात नहीं, इनसे कह दो कि बंदूकें हम दे देंगे मगर कारतूस और हमारी कुकरी हमारे पास रहेगी। कुकरी एक मड़ा हुआ खंजर होता है जो गोरखे अपने से जीते जी जुदा नहीं होने देते। जैसे सिख लोग अपनी कुर्बान के बगैर कहीं नहीं जाते। महारानी को भी इसका इल्म था कि ये गोरखे कुकरी को हाथ नहीं लगाने देंगे। वो बालाखिर ये शर्त मान गई। हमसे हथियार लेकर हमें बांधे बगैर फैक्ट्री के साथ वाले कमरे में बंद कर दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर हमारे साथ नजरबंद होने वाले में वो गोरा जिम कार्नेट भी था। वो शराब ना मिलने की वजह से खासा मुजमहिल नजर आ रहा था। उसकी सारी गोरा शाही टाइप अकड़फों हवा हो चुकी थी। कुछ देर बाद मैंने खुद ही उससे पूछा कि वो हमारे साथ इस इताब में क्यों शामिल है। उसने कहा बख्तियार सिंह की मौत के बाद मुझे लगा कि मेरी मौजूदगी की वहाँ जरूरत नहीं तो मैं स्टेशन पर अपनी वापसी का इंतजाम करने लगा, मगर इससे पहले मैं किसी को टेलीग्राम करता। महारानी के आदमियों ने मुझे निहत्था करके वापस बुला लिया। मैंने उससे पूछा तुम आदमखोर शेर मारने आए थे तो ऐसे कैसे खाली हाथ जा रहे थे। मेरी ये बात सुनकर उसने गहरी सांस भरी और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, आदमखोर? कौन सा आदमखोर? मैन, आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ हंटिंग. I consider myself a damn good tracker of tigers. So far, I never saw any footprint of that tiger. यानी उसने कभी शेर के पंजों के निशानात नहीं देखे थे। अब मैंने गौर किया तो मुझे भी इतना इलाका घूमने के बाद बावजूद शेर के पंजों के निशान दिखाई नहीं दिए। तो मैंने हैरत से पूछा तो क्या वो तमाम लोग शेर का लुकमा नहीं बने थे? उसने कहा यही तो हैरतनाक बात है, वो लोग किसी शेरी के खाए हुए थे। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा गैबी आदमखोर शेर है जो बगैर अपने पंजों के निशानात छोड़े लोगों को खा जाता है। फिर जब मैंने गौर किया तो मुझ पर एक हौलनाक इंकशाफ हुआ। मैंने जिम से कहा लगता है यही वो शेर किसी का पालतू है और पिंजरे में लाया जाता है और पिंजरा किसी ट्रक पर लदा हुआ होता है। इस कंपनी के टिम्बर यानी लकड़ी के तने उठाने वाले ट्रक तो वहाँ घूमते ही रहते थे और एक हाथ पर मैंने तरपाल भी पड़ी देखी थी जो कटी हुई लकड़ियों पर डालना एक अचंभे वाली बात थी। अब मुझे जिम कार्नेट के वहाँ बुलवाने वाली बात समझ में आ गई। वो शराबी, कबाबी, अय्याश, शिकारी से ज्यादा हस्बे रिवायत गपाड़ी था। बख्तावर को भी इल्म था कि इस नायल शिकारी को कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि इस दौर में एक से एक बेहतरीन यूरोपियन और इंग्लिश शिकारी इंडिया में मौजूद थे। इसे महज खानापुरी के लिए बुलाया गया था। वो शिकार उगार के बगैर वहीं शराब और लड़कियां लेकर कहीं पड़ा रहता था। बाद में ये पता नहीं उसका क्या हशर होने वाला था। लगता है जो भी हशर होने वाला था वो अनकरीब सामने आने वाला है। शायद हम सब खुर्शीद खान जो है पुराना इंस्पेक्टर था की तरह एक एक करके शेर का लुकमा बनने जा रहे थे। बाकी आइंदा। अच्छा, इसके बाद प्रश्न नंबर 3। साहब तशरीफ रखें आपकी, आपने तो सुनी है वैसे। इसीलिए तो मैं गया था कि मैंने सुनी हुई है भाई। ये मैं सारी कहानियां इनको सुना चुका हूँ। वो रात गुजर गई बल्कि दूसरा दिन भी आ गया मगर ना हमें किसी ने खाने का पूछा था ना पानी का। शायद वो सब बख्तावर सिंह की क्रियाक्रम में मसरूफ होकर हमें भूल गए थे। दूसरे दिन हमने फैक्ट्री के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का अलाव बनाते हुए देखा। मुझे खदशा हुआ कि शायद हमें जिंदा जलाने का एहतमाम किया जा रहा है मगर संदल की लकड़ी जलने की खुशबू दूर दूर तक फैली गई थी। वही संदल की लकड़ी जिसका दरख्त बख्तावर कटवाने जा रहा था। अब इतना इत्मीनान तो हुआ कि ये कम वक्त हमें जलाएंगे तो संदल की कीमती लकड़ी का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस शानदार एहतमाम को देखकर मालूम होता था कि महारानी ने बगैर पोस्टमार्टम या किसी और तफ्तीश और तहकीकात के बजाय बख्तावर सिंह की क्रियाक्रम का इरादा कर लिया है। वही संदल की लकड़ी उसकी चिता में जलने जा रही थी जिस संदल का एक सबसे मुकद्दस दरख्त बख्तावर सिंह काटने पर तुला हुआ था। खैर वहाँ के लोग और इन रस्मात की इंतजाम में मशगूल रहे और हम भूखे प्यासे वहाँ परेशान बैठे रहे और हम सब में बलराम थापा ही वाहिद शख्स था जो अपने हाल में बेफिक्र और मगन लग रहा था। उसी रात के 4-5 बजे हमारा दरवाजा आहिस्ता से खुला
और बलराम थापा ने मुझसे कहा अब वक्त आ गया है, निकल चलो। मैंने देखा दरवाजे में हमारे ही फॉरेस्ट रेंजर के 2 आदमी चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। उनके पास 303 की बंदूकें भी थी जो मुस्तैदी से ताने हुए थे। उनके साथ 2 और मददगार भी शामिल थे। ये दरअसल मुकामी बाशिंदे इस कंपनी में मुलाजिम थे। चूंकि उनके बाल बच्चे रियासत से दूर हैं, इस वजह से मुकामी बस्ती में मुकीम थे। इस वजह से हमारी मदद करने की उनमें जरात भी हो गई थी, वरना उनके बाल बच्चे अगर किसी रियासत में होते तो इन पर महारानी का दर्दनाक अताब नाज़िल हो जाना था। चंद मिनट बाद ही हम उस फैक्ट्री वाले नाम नेहाद रियासत मलकाना की सरहद से काफी दूर जंगल में चल रहे थे। आगे हमें बाकी मानदा सिपाही भी मिलते गए जो कि बलराम थापा ने पहले ही से फरार करवा दिए थे और वो सब पकड़े जाने से बच गए थे। मैं बलराम थापा की दूर अंदेशी का कायल हो गया। उसने निहायत दानिशमंदी से सिपाहियों को कैद होने से बचवा लिया था, बल्कि अपने तमाम हथियार और दीगर सामान रसद भी उनके हाथों मुंतकिल करवा ली थी। अगर मेरे बस में इख्तियारात होते तो मैं वापस जाने के बजाय बलराम थापा को हुकूमत से उसकी फर्ज शनासी, दिलेरी, बहादुरी और प्लानिंग का सबसे बड़ा तमगा जरूर दिलवा देता। अब हमें पैदल चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। हम अपने जाए फरार को वहां से तकरीबन 8-10 मील तो पीछे छोड़ गए थे। मुझे इतना वसूख से इत्मीनान हो गया था कि हमारे फरार की इत्तला पाकर भी कोई हमारे ताक़ुब की हिमाकत नहीं करेगा। उसकी वजह ये थी कि हमारे रेंजर इस इलाके की चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उनके मनस्बत मज़कूरा रियासत के तनख्वाहदार हरकारे इस जंगल के पेचो खम से कतई नावाकिफ थे और उस पर हमारे गोर के माहिर निशानची और गुरिल्ला जंग के माहिर भी थे। ताक़ुब करने वालों के लिए आने वाले बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज के सिपाहियों का था। हमारे पीछे आना उनके लिए सरीहन खुदकुशी के ज़मरे में आता। कुछ देर चलने के बाद जंगल में बहुत ही दूर घना और तंग व तारीक हो गया। उसके बावजूद हमारे साथी बआसानी रास्ता तलाश करने में कामयाब होते रहे। अरसे से ये जंगल उनके लिए घर आंगन था। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि रास्ते खतरनाक तौर पर से बहुत ही मखदूश हो गया था, मगर वहाँ बाजार सपाट सी जमीन में से चंद कदम परे ही उस तारीक रात में पोशीदा कोई गहरी और अमीर खाई हमें पाँव फिसलने पर तहतो सरा में पहुंचाकर मौत के घाट उतार सकती थी। बलराम थापा की मजीद सलाहियतों का इंकशाफ मुझे तब हुआ जब उसने पहाड़ी के दामन में वाक़ दरख्तों के एक झुंड में घुसने के बाद कुछ टहनियाँ हटाई और उसके पीछे से एक गुफा सी नमूदार हुई। उस सुराख में एक आदमी बआसानी दाखिल हो सकता था। हम बारी बारी अंदर चले गए। अंदर चलकर मालूम हुआ कि ये कोई अजीम शान जमीन दोज गार है जिसके बीचों बीच छत से टपकने वाले मीठे पानी से एक तालाब सा बन गया है। ये कई हजार साल पुराना एक आसार कदीम का हामिल तारीखी गार मालूम होता था। उसकी वजह ये थी कि इस गुफा के दीवारों पर किसी गुमगुश्ता तहजीब के बाकी मानदा आसार और जानवरों और इंसानों की खाकों की शक्ल में वक्त के 10 बरस से ताहाल महफूज थे। जमाना कबल तारीख के लोगों ने वहाँ तरह तरह की तस्वीर बनाई हुई थी जो उनके तहजीब का इक्कासी कर रही थी। ये सब वहाँ बाहिफाजत जूं के तो मौजूद थी। अंदर पहले से ही मशलें जल रही थी जिन्हें वहाँ पर मौजूद हमारे बाकी मानदा मुहाफिजीन ने रोशन की हुई थी। ये मुहाफिज गुज़िश्ता 2 दिन से यही मुक़ीम थे। इस पर मुझे बलराम थापा की वो हिदायत याद आ गई जिसमें उसने कहा था कि मेरा इंतज़ार करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। वो मुझे बताए बगैर अपने तमाम स्टाफ को बमा हथियार और रसद इस महफूज गार में पहुँचाकर सिर्फ मेरी खातिर वापस आया था। ये जानकर मेरे दिल में उसकी कदर चौगन्नी हो गई। गार में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। काफी कुशादार गारों का एक तवील सिलसिला सा मालूम हो रहा था। हम जहां मौजूद थे उनके दरमियान एक कोने में एक अजनबी शख्स एक निहायत आरामदा बिस्तर पर लेटा हुआ था जो शक्ल से पठान लगता था। बलराम थापा ने बताया कि इनसे मिलो, ये खुर्शीद खान है, हमारे पुराने इंस्पेक्टर। इससे बड़ा हैरतनाक इंकशाफ उस मुकाम पर तैनात होने के बाद मुझ पर उससे कब्ल और कोई नहीं हुआ था। मैं फटी फटी आंखों से उस शख्स को देख रहा था जो कि दुनिया की निगाहों में कई माह कब्ल इस आदमखोर की खुराक बन चुका था। खुर्शीद खान की बाएं टांग पर 12 इंच की पतली लकड़ी की खपचियां लगाकर उस पर कपड़े से मजबूत पट्टियां लिपटी हुई थी जिनसे मालूम होता था कि उसकी टांग कहीं से टूट गई है और उसकी देसी तरीके से मरहम पट्टी की जा रही है। हम लोगों के आने की हड़बोंग सुनकर खुर्शीद खान ने आंखें खोल दी। मैंने उससे आराम करने का मशवरा दिया मगर वो टेक लगाकर बैठ गया। उसे शायद हल्म हो चुका था कि मैं उसका वहां पर मुतबादिल इंस्पेक्टर हूँ।
میں نے اس سے رسمیہ خیریت پوچھی. خورشید خان ویسے تو ایک روایتی سرخ و سفید پٹھان تھا، مگر حیدرآباد دکن کے علاقے میں پیدا اور پلا بڑا تھا. اس نے جب منہ کھولا تو اس کے منہ سے خالص دکنی لہجے میں اردو سن کر بہت عجیب سا لگا، ایسے ہی جیسے کوئی چائنیز فلم کو انگلش ڈبنگ میں دیکھ کر تعجب خیز لگتا ہے. میں اس کے منہ سے اس پر بیتے ہوئے حالات معلوم کرنے کے لیے انتہائی بے چین تھا. اتنی دیر میں ہم سب لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا. گرم گرم چاول، بھنا ہوا گوشت، سبزی، انڈے اور اس کے اوپر گرما گرم کافی. یہ سب وہیں پر موجود اسٹاف نے بڑی مستعدی سے بنا کر ہمیں کھانے کے لیے بلا لیا. تقریباً 2 دن کی بھوک پیاس کے بعد جو کھانا ملا تو اس پر ہم نجیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے. کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے خورشید خان نے جو ماجرا سنایا اس پر ایک اچھی خاصی فلم بن سکتی ہے. خورشید خان بختاور کے ساتھ رہ کر وسکی کا رسیہ ہو گیا تھا، تو وہ دونوں اکثر ساتھ مل کر ناؤ نوش کیا کرتے تھے. ایک دن خورشید خان کو کچھ ٹرینکولائزر بندوقیں اور بہت ساری ٹرینکولائزر اور ادویات اس کے آفس میں نظر آئیں، تو اس نے بختاور سنگھ سے اس کے بارے میں پوچھا. بختاور سنگھ نشے میں تھا، اس کے باوجود خورشید خان کے پوچھنے پر بری طرح گڑبڑا گیا اور عجیب تعویلات پیش کرنے لگا. اس پر خورشید خان کو شک ہو گیا اور ان دونوں کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز عین فیکٹری کے عقب سے آیا کرتی تھی، تو وہاں پر مزدور سہمے ہوئے رہتے تھے. خورشید خان نے بلرام تھاپا سے مشورہ کیا. اسے پہلے ہی شک تھا مگر اپنا منہ بند کیے ہوئے تھا. اس پر خورشید خان نے خاموشی سے اپنی طور پر تفتیش کی کوشش کی اور وہیں فیکٹری کے عقب میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک تک پہنچ گیا جس پر ایک آہنی جنگلہ رکھا ہوا تھا. خورشید خان کو پتہ چلا جانتے ہوئے میں دیر نہیں لگی کہ اس میں وہی آدم خور شیر موجود ہے جو اکثر علاقوں کے لوگوں کو شکار کرتا رہتا ہے. ابھی وہ اسی جگہ بمشکل ٹو ہی لے رہا تھا تو کمپنی کا فورمن ڈیسوزا اور 2 کارندے وہاں پہنچ گئے. ڈیسوزا پرتگالی نسل کا دوغلا انڈین تھا اور کافی عرصے سے ریاست کا ملازم تھا. اس نے خورشید سنگھ کو پکڑ کر قید کر لیا. اس رات بختاور سنگھ اور ڈیسوزا اپنے 2 بدماش کارندوں کے ساتھ ٹرک میں خورشید خان کو جنگل کے وسط میں لے گئے اور اس کو کھلا چھوڑ دیا. خورشید خان کو اس مہربانی کی وجہ جب سمجھ میں آئی جب اس نے شیر کے جنگلے کا ایک پھاٹک کھلنے کی آواز سنی. وہی سنتے ہی سر پر پاؤں رکھے بری طرح جان بچا کر بھاگا. اس کا وہاں پر موجود اونچے تناور درخت کی جانب تھا. ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے شیر کے غرغراہٹ کی آواز سنائی دی. اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے 100-200 گز دور بھرپور چاندی رات کی روشنی میں ایک شیر زمین سے پیٹ چپکا کر اس کی جانب منہ کھولے دم ہلاتا ہوا دیکھ رہا ہے. اسے ایسا شیر عموماً اس وقت کرتے ہیں جب انہیں لمبی زقن لگانی ہوتی ہے یا دوڑ کا شکار پر جھپٹنا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ شیر حرکت کرتا درختوں کی لوٹ سے بلرام تھاپا اپنے ایک اور گورکھے ملازم کے ساتھ نمودار ہوا. خورشید خان کو انہوں نے تقریباً گود میں اٹھا کر بمشکل قریب تناور درخت پر چڑھا دیا. خورشید خان کافی بھاری بھرکم تھا، اس کے لیے بلرام تھاپا پہلے خود درخت پر چڑھا اور ہاتھ بڑھا کر خورشید خان کو اوپر کھینچنے لگا. اسی دوران دوسرے گورکھے نے خورشید خان کو نیچے سے اوپر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے زقن اور چھلانگ لگاتا ہوا شیر وہاں پہنچ چکا تھا. خورشید خان کی طرف بندر 15-20 فٹ اوپر چڑھ کر محفوظ تو ہو گیا اور اس کی قیمت نیچے والے گورکھے کو چکانی پڑ گئی. وہ گورکھا خورشید خان کے نیچے تنے سے 10-12 فٹ کے بلندی پر چپکا ہوا تھا، مگر 10-12 فٹ شیر کے لیے کوئی معمولی بات کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ اگر پچھلے پنجوں پر تنے کے سہارے کھڑا ہو جائے تو اپنے قد کے سہارے 8-9 فٹ بلند ہو جاتا ہے اور اوپر سے اس کے اگلے پنجوں کی پہنچ 2-3 فٹ تک پہنچتی ہے. اس نے بہت سہولت اور آسانی سے پنجہ مار کر بدنصیب گورکھے کو نیچے کھینچ لیا. پھر اس کے بعد وہ دونوں خوف سے تھرتھراتے ہوئے گھنٹہ بھر درخت کے کافی اونچان پر محفوظ بیٹھے، بے بسی سے شیر کو اپنا نوالا نگلنے اور ہڈیاں چھپانے کا دردناک منظر دیکھتے رہے. گھنٹے بھر بعد ڈیسوزا اور اس کے 2 ساتھی جلاد ہاتھ میں ٹرینکولائزر بندوقیں تانے نمودار ہوئے. بلرام تھاپا اور خورشید خان دم سادے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی موجودگی کا ڈیسوزا کو احساس ہو جو کہ ان کی زندگی کے لیے انتہائی مضر ہوتا. ڈیسوزا اور 2 لوگوں نے شیر کو ٹرینکولائزر سے بے ہوش کر دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مس شدہ لاش سے دور کر دیا. خورشید خان دعا مانگ رہا تھا کہ کاش شیر جاگ جائے. بس یہی ڈر شاید شیر کے گھسیٹنے والوں کو بھی تھا، اس لیے وہ بہت ہی پھرتی دکھا رہے تھے. دفعتاً وہاں پر موجود ٹرک ریورس میں آتا ہوا دکھائی دیا. اسے بختاور سنگھ چلا رہا تھا. ٹرک پر اس ایک آہنی جنگلہ پھاٹک کھولے ہوئے نصب تھا.
बख्तावर सिंह ट्रक से उतर कर सामने आया, वो मुतलाशी गांव से इधर उधर देख रहा था। इधर उसके हरकारों ने ट्रक पर रखी हुई एक दस्ती क्रेन से जल्दी जल्दी शेर को उठाकर जंगले में पहुंचा दिया और फाटक मजबूती से बंद करके उजलत में सबके सब रवाना हो गए। लगता था कि उन्हें इस काम का काफी तजर्बा है और वो इससे कबल भी कई बार ये सब करते रहे हैं। उनके जाने की काफी देर बाद रास्ता महफूज जानकर दोनों नीचे उतरने लगे तो खुर्शीद खान अपना तवाज़ुन बरकरार न रखा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी बाएं टांग की हड्डी टूट गई। बलराम थापा ने कमाल अक्लमंदी से खुर्शीद खान के बटवे समेत शनाख्ती कागजात, घड़ी और वर्दी के कुछ हिस्से मकतूल गोरखे को पहना दी ताकि ये लगे कि मरने वाला खुर्शीद खान है, और लंगड़े खुर्शीद खान को सहारा देकर बमुश्किल इस गार में ले आया जिसका इल्म से पहले ही से था। तब से अब तक बलराम थापा उसके मोतमद अमले के चुपके खुर्शीद खान की इयादत देख रेख और मट्टी पट्टी करता रहा है। मैंने ये रिवायत सुनकर जम कार्नेट की जानिब देखा तो वो अनजान सा बना हुआ था, एक विस्की की बोतल मुंह से लगाकर यहीं पीने में मशगूल था। उससे 2 दिन के बाद अब कहीं जाकर शराब मिली थी तो वो मौका ज़ाया नहीं होने देना चाह रहा था। मैंने ये देखते ही उसकी आंखों में हाथ से बोतल छीन ली और उसके मुंह से निकला, व्हाट द ब्लडी हेयर फॉर। मैंने उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और अपने यूनिट से कहा कि इसे अब के बाद कोई भी विस्की या शराब का कोई हाथ नहीं लगाने दे। जिम कार्नेट ने इस पर बेबसी से खुर्शीद खान की जानिब देखा। खुर्शीद खान ने लातालिक़ से कंधे उचकाकर कहा, डोंट लुक एट मी, आई एम नॉट द इंचार्ज हियर। यानी मुझे मत देखो, मैं यहाँ का इंचार्ज नहीं हूँ। अब मैंने बराह रास्त जिम कार्नेट से पूछगछ शुरू की, तुम इतने दिन यहाँ से झक मार रहे हो, क्या तुम्हें मालूम ना हो सका कि यहाँ दाल में कुछ काला है? जिसको शेर की जरा भी खसरत का पता हो तो उसे मालूम है कि शेर अपना शिकार मारकर कहीं छुपा देता है और बार बार वापस आकर खाता है। इस शेर के माल में यहाँ पर मौसूल तमाम लाशें एक दफा की जरा सी खाई हुई थी। इसके अलावा पंजों के महदूद निशानात और ट्रक के टायर की मौजूदगी भी रेड फ्लैग दिखाती थी। जिम कार्नेट ने कहा, मैंने ही तुम्हें बताया था कि यहाँ पर शेर के पंजों के अधूरे और इक्का दिक्का निशान मुझे मिले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब मेरी कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं? मैंने कहा, तुम्हारे होते हुए 5 जानें ज़ाय हो गई, 3 कंपनी के कड़ारों की और 2 बस्ती के बाशिंदों की, जिन्हें शायद अगवा करके शेर के सामने डाला गया था। तुमने ये सब आखिर में जाकर इस वक्त बताया जब महाराणा ने तुम्हें भी हमारे साथ कैद में डाल दिया, वरना तुम तो हवा तक नहीं लगने देते। मेरे ख्याल में उसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि आया तुमने जानते बूझते अनजान बने रहे हो। लगता तो ये कि बख्तावर सिंह ने तुम्हें रिश्वत के तौर पर शराब और लड़कियों से मगन रखा और तुम जानबूझकर अनजान बने रहे। जिम कार्नेट का ये सब सुनकर नशा उखड़ गया था और उस पर जिलाट तारी हो गई। वो मुखलदात पर उतर आया। You can't blame me, you dirty little swine pig. I'm here to hunt down goddamn man-eater, and I'm good at it. मैंने गरम तपते हुए लोहे पर चोट में लगाई। तुम एक थर्ड रेट गपाड़ी किस्म के शिकारी हो। इस उम्र में ये शिकार उगार तुम्हारे बस का नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवाऊंगा। अगर कुछ ना हुआ तो कम से कम तुम्हें इंडिया भर में शिकार की इजाजत नहीं मिलने की। इतना सुना था कि जिम कार्नेट आग बगोला हो गया। मुझसे उसके मुंह से वो इतराफ निकल गया जो मैं दरअसल बतौर सबूत सुनना चाह रहा था। उसने कहा, हाउ कैन आई हंट डाउन ए टाइगर व्हेन इट वाज केज ऑल द टाइम लाइक ए पेट। मैं कैसे किसी के पालतू शेर को मार देता जबकि वो हमेशा महफूज जंगले में हुआ करता था। इतना सुनते ही मैंने अपने 2 कुर्कों को कहा, इसको गिरफ्तार कर लो। जिम कार्नेट ने इतना सुनते गुस्से में चिल्ला कर कहा, You can't arrest me, you dirty little stinking Indian. मैंने जब ये सुना तो उसका मजाका खास उड़ाने के लिए अंदाज में सरा से एहतराम झुककर कहा, I beg your pardon, Your Honor, I forgot that you are the white man. फिर पलट कर सफाकाना लहजे में अपने 2 गोरखा सिपाहियों से कहा, इसको बाहर ले जाकर शूट कर दो और इसकी लाश किसी खाई में फेंक दो। जिम कार्नेट ने जब देखा तो मेरी आंखों में खून उतर आया है तो खौफ से उसका चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफेद हो गया। मुझे संजीदा देखकर बलराम थापा ने 2 गोरखों को देखकर सर हिला दिया। बलराम थापा का इशारा मिलते ही मेरे हुक्म की तामील बजालाते हुए उन दोनों गोरखों ने आगे बढ़कर उसकी बाजुओं से पकड़कर उठाने की कोशिश की। अब तो उसका हमारे खौफ के सारा बदन लरजने लगा था और उसकी सारी गोराशाही अकड़ काफूर हो गई थी। वो दोनों बाजू बगल में दबाए कसम का उठ नहीं रहा था। इस पर तीसरे गोरखे ने अपने बंदूक से लगी हुई संगीन से उसके पेट में जरा से चौका दिया, जिस पर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसने बाजू खोल दिया और कमर तंग कर सीधी कर ली। इस पर दोनों गोरखों ने दम लगाकर उसे
दोनों बाजों से पकड़ कर उठा लिया। वो उन दोनों के बाजों में ऐसे झूल रहा था जैसे कुछ जिद्दी बच्चा जबरदस्ती स्कूल ले जाने वालों के हाथों में लटक सा जाता है। जारी रहे। ये फेसबुक पे है पूरी आप? हाँ फेसबुक पे है। इसकी जो आखिरी किस्त है वो 2 किस्तें हो रहे हैं उसके बाद। अच्छा, वैसे उसके आप लिए आप लोग किसी फिल्म बनाने वाले को